दूसरा सबक, मालियाती तालीम क्यों लाजिम है। 1990 में मेरे बेस्ट फ्रेंड माइक ने रिच डैड की कारोबारी सल्तनत का इंतजाम संभाल लिया। उसकी कारकर्दगी अपने बाप से भी अभी तक अच्छी जा रही है। साल में एक दो बार हम गोल्फ कोर्स में मिलते हैं। वो और उसकी बीवी अंदाजे से बढ़कर अमीर हैं। दौलतमंद बाप का कारोबार दुरुस्त हाथों में है और अब माइक अपने लड़के को अपनी जगह लेने की तरबियत दे रहा है, जैसा उसके बाप ने हमें दी थी। 1994 में 47 साल की उम्र में मैं काम से रिटायर्ड हो गया। मेरी बीवी किम उस वक्त 38 बरस की थी। रिटायरमेंट का मतलब ये हरगिज नहीं कि मैंने काम छोड़ दिया और बेकार बैठ गया। मेरे और मेरी बीवी के लिए इसका सादा सा मफहूम बस इतना सा है कि हालात और ज़रूरत के तहत हम काम भी कर सकते हैं और आराम से बैठ भी सकते हैं। हमारी दौलत में खुद ब खुद इजाफा हो रहा है और हम महंगाई से मुतासर होने वाली क्लास से बहुत आगे हैं। हमारी सरमायाकारी इतनी मुस्तहकम है कि अपने आप इसमें इजाफा हो रहा है। मेरा ख्याल है कि यही हकीकी आज़ादी है। ये ऐसे ही है जैसे इंसान एक पौधा लगाता है, शुरू में उसकी आबियारी करता है, देखभाल करता है, और फिर एक दिन आता है कि उस पौधे को आपकी ज़रूरत नहीं रहती। ये अपने आप ही नशोनुमा पाता रहता है। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी चली जाती हैं और फिर ये दरख्त आपको साया फराहम करता है, आपको आराम देता है। माइक ने कारोबारी सल्तनत को चलाने का फैसला किया, मैंने दस्तबरदारी का। जब मैं लोगों को लेक्चर देता हूं तो आमतौर पर लोगों के सवाल होते हैं कि मैं उन्हें क्या मशवरा दूंगा कि वो क्या करें, उन्हें कैसे इब्तदा करनी चाहिए, क्या उनके पढ़ने के लिए मैं कोई अच्छी किताब का मशवरा दे सकता हूं, उन्हें बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, कामयाबी का राज क्या है, मैं करोड़ों रुपए कैसे कमा सकता हूं। मुझे हमेशा वो मजमून याद आता है जो मुझे पढ़ने के लिए दिया गया। वो ऐसे था, अमीर तरीन ताजिर। 1923 में अमीर तरीन ताजरों और चोटी के लीडरों की शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस हुई। शुरुआ में चार्ल्स एम शिवाब भी था, जो कि अजीम तरीन खुद मुख्तार स्टील कंपनी का सरबराह था। सैमुअल इंसल भी उसमें था, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी का सदर था। हावर्ड हॉब्सन भी था, जो अजीम तरीन गैस कंपनी का सरबराह था। आयोर क्रोगर था, जो बैनुल अक़वामी मैच कंपनी का सरबराह था, जो उन दिनों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी। लिवन फ्रेजियर, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल इंस्टॉलमेंट्स का सरबराह था। रिचर्ड विटनी था, जो न्यूयॉर्क एक्सचेंज का सदर था। आर्थर कूटन और जेसी लोर मोर थे, जो सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर थे। और एल्बर्ट फॉल, जो सदर हार्डिंग की काबीना का रुकन था। 25 साल के बाद इनमें से 9 का अंजाम हस्बे झैल हुआ। श्वाब कसम पुरसी की हालत में मरा। 5 साल तक वो उधार मांग मांग कर गुजारा करता रहा। इंसल भी दिवालिया होकर एक बैरून मुल्क मरा। क्रोगर और कोटन भी कंगाल होकर अगले जहान सधार गए। हॉब्सन पागल हो गया। विटनी और अल्बर्ट अभी अभी जेल से रिहा हुए हैं। फ्रेजियर और लोर मोर ने खुदकुशी की। मुझे शक है कि शायद ही कोई आदमी बता सके कि उन पर आखिर गुजरी क्या। अगर आप 1923 के सन पर निगाह करते हैं तो 1929 से कुछ देर पहले तब मार्केट उफ्ताद का शिकार थी। अजीम माली कसाद बाजारी का बहरान रूनुमा होने वाला था, और मुझे यकीन है कि इस मालियाती दबाव ने इन लोगों पर गहरे असरात छोड़े और इनकी जिंदगी में इंतहाई तब्दीलियां रूनुमा हुई। बात यह है कि आज के दौर में तब्दीलियों का अमल उस जमाने की निस्बत भी तेज तर है जब ये लोग जिंदगी की दौड़ में शामिल थे। मुझे अंदाजा था कि आने वाले 25 सालों में वैसे ही ज़ेरो बम होंगे जैसे उस जमाने में हुए। मुझे फिक्र है कि आज भी बहुत सारे लोग दौलत के पीछे बेतहाशा भाग रहे हैं। तालीम की तरफ, सीखने की तरफ उनकी तवज्जो कम हो रही है, जो कि उनकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर लोगों में लचक है और वो खुले जहनों से सीखने को तैयार हों तो इन तब्दीलियों के बावजूद भी वो अमीर से अमीर होते रहेंगे। अगर उन्होंने ये सोचा कि पैसा ही तमाम मुश्किलों का हल है तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और उन्हें मुश्किलात का सामना एक दिन करना पड़ेगा। जहानत से मसलों का हल निकलता है और रुपया आता है। जहानत के बगैर पैसा कभी किसी के पास टिक कर नहीं रहता। जिंदगी में ज्यादातर लोग इस हकीकत का अदराक नहीं कर पाते। इस बात को समझो कि इस चीज की अहमियत नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया, अहम यह है कि आपने कितना बचाया। हमें बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि फलां गरीब ने लॉटरी में इतना पैसा कमाया और एकदम अमीर कबीर बन गया और फिर दोबारा मुफलिस हो गया। उनका हजारों लाखों का इनाम निकलता है, मगर थोड़ी मुद्दत बाद वो दोबारा कलाश हो जाते हैं। हमेशा उन पेशेवर खिलाड़ियों के बारे में बताया जाता है जो 24 साल की उम्र में करोड़ों डॉलर कमाते हैं।
मगर जल्द ही तकरीबन 34 साल की उम्र तक किसी पुल के नीचे बिछौना बिछाए सो रहे होते हैं। आज ही के अखबार में एक नौजवान बास्केटबॉल के खिलाड़ी के बारे में खबर है जिसके पास सिर्फ 1 साल पहले करोड़ों डॉलर थे। आज उसने दावा किया कि उसका दोस्त, उसका वकील और उसका अकाउंटेंट ये तमाम दौलत साफ कर गए हैं और आजकल वो एक गैस स्टेशन पर गाड़ियों की धुलाई करता है। उसकी उम्र सिर्फ 29 साल है। बाद में उसे यहां से भी जवाब मिल गया क्योंकि उसने हाथ से वो अंगूठी उतारने से इनकार कर दिया था जो उसे चैंपियनशिप जीतने के एजाज में मिली थी। उसकी कहानी छापकर अखबार वालों ने फायदा उठा लिया। वो गैस स्टेशन मालकान के खिलाफ अदालत में दावा दायर कर रहा है कि उसने स्टेशन के मालकों पर नस्ली तासुब बरतने का इल्जाम लगाया है और फिर गालबन उसकी कुल कायनात यही अंगूठी बच रही थी। उसका कहना है कि अगर उससे ये अंगूठी छिन गई तो वो रेजा रेजा होकर टूट कर बिखर जाएगा। 1997 में बहुत से ऐसे लोगों के बारे में मुझे इल्म है जो करोड़पति बन रहे हैं। 20वीं सदी फिर एक दफा अपने जौबन पर है और मैं सिर्फ इस बात पर खुश हूं कि लोग जल्द से जल्द दौलतमंद बन रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें फिर खबरदार कर रहा हूं कि कतई नजर इसके कि वो किस तरह अमीर तर हो रहे हैं, ज्यादा अहम यह है कि वो किस तरह ये सब बचा पाते हैं और कितनी नस्लों तक ये चलता है। चुनाचे जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कब शुरू करूं और कहां से, मुझे जल्द अमीर होने का तरीका बताओ, आमतौर पर वो मेरे जवाबों से बहुत मायूस होते हैं। मैं उनसे वही कुछ कहता हूं जो मुद्दतों पहले मेरे अमीर डैड ने मुझसे कहा था जब मैं बहुत छोटा था। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो मालियाती सूझबूझ हासिल करो। जब भी मेरी उससे मुलाकात होती तो वो इस बात पर जोर देता और बार बार ये बातें दोहराता ताकि मुझे अच्छी तरह ये बात जहन नशीन हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा पढ़ा लिखा बाप मुझे हमेशा किताबें पढ़ने की तालीम देता और मेरा अमीर डैड हमेशा इस बात पर जोर देता कि मैं मालियाती सूझबूझ की मुकम्मल महारत हासिल करूं। अगर तुम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो पहले जमीन में एक गहरा खड्डा खोद कर उसमें मिसाला भरो। हां, अगर एक मकान बनाना चाहते हो तो बुनियाद में 6 इंच मोटी कंक्रीट की तह ही काफी होगी। ज्यादातर लोग अमीर बनने की इस दौड़ में 6 इंच मोटी कंक्रीट की तह पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तामीर करना चाहते हैं। हमारे निजाम तालीम की बुनियाद एग्रीकल्चरल दौर में पड़ी थी जो अभी भी इस बात पर यकीन रखता है, जिनकी बुनियाद सिरे से मौजूद ही नहीं। अभी तक मकानों के फर्श कच्चे हैं। चुनाचे जब तालिब इल्म स्कूल से तालीम खत्म करते हैं तो उन्हें किसी किस्म की माली तरबियत होती ही नहीं है और एक दिन बेखाबी के आलम में सर पर कर्जों के बोझ समेटे ये हमारे अमेरिकन ड्रीम के मुतलाशी नौजवान अपने मसाइल का हल यूं ढूंढते फिरते हैं कि चलती से बस उन्हें दौलत हासिल करने का कोई नुस्खा मिल जाए और फिर ऊंची ऊंची इमारत की तश्कील शुरू होती है और इसकी बुलंदी में रोज बरोज इजाफा होता जाता है और जल्द ही एम्पायर स्टेट की जगह पीसा का टेढ़ा मीनार सामने खड़ा नजर आता है और रातों को नींद फिर आंखों से गायब हो जाती है। मेरी और माइक की हालत जुदा थी। हमें शुरू से ही एक मजबूत मालियाती बुनियाद वज़ा करने की तरबियत दी गई थी और बड़े होकर हमारे लिए दोनों मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने मुमकिन थे। बात यह है कि अकाउंटिंग दुनिया का खुश्क तरीन मजमून है और बाज़ दफा इंसान को बदहवास कर देता है, लेकिन अगर अमीर बनना है और लंबे अरसे अमीर रहना है तो यह मजमून सबसे अहम है। मसला यह है कि इस तरह का रूखा फीका मजमून बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। इसका जवाब यह है कि इसे सादा बनाएं, इसे तस्वीरों के जरिए अपने बच्चों को सिखाएं, बच्चों को इसकी तरफ राग़िब करें। मेरे अमीर डैड ने मुझे और माइक को एक मजबूत मालियाती बुनियाद फराहम की। चूंकि हम बच्चे थे लिहाजा उसने हमें सिखाने के लिए सादा तरीके ईजाद किए। कई सालों तक वो तस्वीरें बनाता रहा, सादा लफ्ज बोलता रहा। माइक और मैं उन सीधी सादी तस्वीरों को बखूबी समझ गए। फिर पहेलियों की बारी आई। पैसे की तरसील के बारे में आगाही हुई और बाद अज़ां मेरे अमीर डैड ने आदाद की जमा तकसीम शुरू की। आज माइक हिसाब किताब के पेचीदा मसाइल को चुटकी बजाते में हल कर लेता है क्योंकि उसे ये करना है। उसे $1 बिलियन सल्तनत को चलाने के लिए ये करना ही होगा। मालियात जिसमें मैं भी खासा माहिर हूं, अगरचे मेरी सल्तनत का हुजम छोटा है, लेकिन हम दोनों ने ये तालीम एक ही वक्त, एक ही जगह और एक ही शख्स से हासिल की, मेरे रिच डैड से। आगे चलकर मैं भी इन सादा तस्वीरों को आपके सामने पेश करूंगा जो मेरे अमीर डैड ने हमारे लिए इस्तेमाल की। अगरचे ये तस्वीरें आम फहम हैं, मगर 2 छोटे लड़कों को दौलत कमाने के लिए उन्होंने मजबूत और गहरी बुनियादें फराहम की। पहला असूल, अहम तरीन बात और सबसे पहला असूल है इस बात को समझना कि असासा या प्रॉपर्टी क्या होती है और बोझ या जिम्मेदारी या लायबिलिटी क्या होती है।
अगर तुम्हें अमीर बनना है तो इस फर्क का तुम्हें साफ साफ पता होना जरूरी है। ये पहला असूल है और ये बहुत ही सादा है, इतना सादा कि हो सकता है कि तुम्हें ये बज़ाहिर मुज़हका खेज लगे, मगर बहुत से लोगों को ये इल्म ही नहीं होता कि जायदाद क्या होती है और बोझ यानी लायबिलिटी क्या होती है। वो जिम्मेदारियों को ही असासा समझते रहते हैं, बोझ को ही प्रॉपर्टी समझते हैं। याद रखो, अमीर लोग प्रॉपर्टी, जायदाद, असासे, एसेट्स बनाते हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबका के लोग सिर्फ बोझ और लायबिलिटी खरीदते हैं। और मजे की बात यह है कि इसी बोझ को प्रॉपर्टी समझते रहते हैं। रिच डैड ने जब हमें इस बारे में बताया था तो उस वक्त हमें भी ये मजाक ही लगा था। इधर हम थे तकरीबन 9 उम्र जो अमीर बनने का राज जानना चाहते थे, और उधर वो हमें ये जवाब दे रहा था। ये इतना सादा और आम फहम असूल था कि मुद्दतों हमने इस पर गौर ही ना किया। असासा क्या होता है? माइक ने पूछा था। अभी इसकी फिक्र ना करो, रिच डैड ने कहा था। अभी इस ख्याल को जहन में जगह बनाने दो। ये बिल्कुल सादा है। तुम्हारी जिंदगी में कोई मंसूबा होगा और माली लिहाज से तुम अच्छे रहोगे। ये एक सादा सा ख्याल है, इसलिए ज्यादातर इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो आपका कहना यह है कि हमें सिर्फ एसेट के बारे में जानने की जरूरत है और इसे हासिल करके हम अमीर बन जाएंगे? मैंने पूछा। अमीर डैड ने इस बात में सर हिलाया। ये इतना ही आसान है। अगर ये इतना ही आसान है तो फिर हर शख्स अमीर क्यों नहीं है? मैंने पूछा। अमीर डैड मुस्कुराए। क्योंकि लोग असासे और जिम्मेदारी, एसेट और लायबिलिटी के दरमियान फर्क मालूम नहीं कर पाते। मुझे याद है कि मैंने पूछा था, अगर ये इतना ही सादा है तो बड़े इतने अहमक क्यों हैं? वो इसके बारे में जानना क्यों नहीं चाहते? हमारे अमीर डैड ने चंद मिनटों में हम पर असासों और जिम्मेदारियों के फर्क को जाहिर कर दिया। बतौर एक जवान आदमी के दूसरे हम उम्र नौजवानों के सामने इसकी वजाहत करने में मुझे मुश्किल का सामना क्यों है? क्योंकि जवान आदमी ज्यादा तेज होते हैं। आमतौर पर बड़े इस ख्याल की सादगी की वजह से इस ख्याल को मुस्तरद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ तालीम दी गई होती है। उन्हें पेशावर पढ़े लिखों ने तालीम दी, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट, प्रॉपर्टी डीलर, मालियाती मंसूबा साज वगैरह। मुश्किल तब होती है जब हम पढ़े लिखे लोगों को वो सब भुलाने का कहते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, या वो चाहते हैं कि वो दोबारा बच्चे बन जाएं। एक ज़हीन जवान आदमी आमतौर पर सादा और आम फहम मामलात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। दौलतमंद डैड ने एक असूल को अपनाया, यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड। उसने 2 लड़कों के लिए इसे आसान बनाया और उनकी माली बुनियाद मुस्तहकम हो गई। तो फिर मुश्किल कैसे पैदा होती है, या ये कि इतनी सादा सी चीज को पेचीदा कैसे बनाया गया? कोई भी शख्स एसेट क्यों खरीदेगा जो दर हकीकत बोझ हो? इसका जवाब बुनियादी तालीम में मुज़मर है। हम फकत तालीम पर अपनी तवज्जो मरकूज रखते हैं और माली तालीम को काबिल एतना ही नहीं समझते। असासे का क्या मतलब है और माली बोझ की तारीफ क्या है? ये फकत अल्फाज नहीं। अगर आप वाकई उलझन में पढ़ना चाहते हैं तो अल्फाज यानी एसेट और लायबिलिटी के मानी डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूं कि एक मुस्तनद और तजर्बाकार हिसाबदान को इनका मफहूम आसानी से समझ में आ जाएगा, मगर एक आम इंसान के पास कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मगर आम तौर पर हम जब बड़े हो जाते हैं तो किसी बारे में भी लाइल्मी के एतराफ को कसरे शान ख्याल करते हैं। जब हम लड़के थे तो अमीर डैड ने हमसे कहा, असासे की तारीफ लफ्जों में नहीं हिंदसों में होती है। अगर तुम हिंदसों को पढ़ने के इल्म से नाबलद हो तो तुम्हें असासे और एक खड्डे के दरमियान कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। हिसाब किताब के बारे में अमीर डैड का कहना था, हिंद से बेमानी है जब तक कि तुम्हारी अहलियत ना हो कि हिंद से तुम्हें क्या बतला रहे हैं ये समझने की। यानी हिंदसा शनासी का फन अहम है। हिंद से जो कहानी बयान कर रहे हैं उससे शनासाई ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग पढ़ते हैं मगर उन्हें इल्म नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ने के साथ समझने को रीडिंग कंप्रीहेंशन कहते हैं और पढ़ने के साथ जानने की इस्तेदाद का मयार सब में अलग होता है। मिसाल के तौर पर हाल ही में मैंने नया वीसीआर खरीदा। उसके साथ एक किताबचा था जिसमें उसको चलाने की तरकीब लिखी हुई थी। मैं सिर्फ ये चाहता था कि अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड करूं जो जुम्मे की रात टीवी से नशर होते थे। मैंने किताबचे को पढ़ने की इंतहाई कोशिश की। मेरा सर घूम गया मगर कुछ समझ में न आया। मेरी नजर में वीसीआर को किताबचे की मदद से प्रोग्राम करना या काबिल अमल बनाना मुश्किल तरीन काम था। मैं लफ्ज बखूबी पढ़ सकता था मगर उन अल्फाज के मानी मेरी समझ बूझ से मावरा थे। जहां तक उन अल्फाज को पढ़ने का सवाल था तो उसमें मेरा ए ग्रेड था मगर उनको समझने में मेरा ग्रेड एफ था। और आम तौर पर लोग माली मामलात में इसी तरह के होते हैं। अगर तुम दौलत कमाना चाहते हो तो आदात को, हिंदसों को पढ़ना, उनको समझना सीखो। मैंने एक दफा नहीं बल्कि 1000 मरतबा अपने डैड को यह कहते सुना है, अमीर लोग असासे बनाते हैं, गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग माली बोझ में इजाफा करते हैं। मैं आपको असासे और बोझ के दरमियान जो फर्क है उसके बारे में बताता हूं। बहुत से अकाउंटेंट और इक्तसादी माहिर मेरी वजाहत से मुत्तफिक नहीं होंगे
مگر یہی سیدھی سادی لکیریں تھیں جنہوں نے دو چھوٹے لڑکوں کو مالی بنیاد فراہم کی۔ کیونکہ ہم ان دنوں چھوٹے تھے، چنانچہ ہمیں سمجھانے کے لیے امیر ڈیڈ نے ہر چیز کو سادہ اور عام فہم بنایا۔ اس نے زیادہ تر تصویروں اور خاکوں سے کام لیا، بہت کم الفاظ بولے اور ہندسوں کا ذکر تک نہ کیا۔ پیچھے دی گئی شکل مالی سٹیٹمنٹ ہے، عام طور پر اسے نفع اور نقصان کی رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ واضح کرتی ہے، اس لیے اسے یہ بھی نام دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے اثاثوں اور ذمہ داریوں کا میزان کرتی ہے۔ بہت سے لوگ جو مالی معاملات میں انہیں انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہوتا، اس لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مالی کشمکش کی بنیادی وجہ اثاثے اور لائبلٹی کے مابین فرق سے لا علمی ہے۔ الجھن کی وجہ دونوں الفاظ کی تعریف یا وضاحت ہے۔ اگر تمہیں ذہنی پریشانی کا مزہ چکھنا ہے تو دونوں لفظوں کے معنی ڈکشنری میں دیکھو۔ تجربہ کار اکاؤنٹنٹ تو شاید اس بات کو جان لیں، مگر ایک عام انسان کے لیے فرق ایسے ہی ہے جیسے چینی زبان کو سمجھنا۔ ڈکشنری میں تم ان الفاظ کے معنی دیکھتے ہو مگر پلے کچھ نہیں پڑتا۔ چنانچہ جیسے میں نے پہلے بتایا اور جیسے میرا امیر ڈیڈ کہا کرتا تھا، اثاثے تمہاری جیبیں بھرتے ہیں۔ یہ سیدھی سادی مستعمل اور عمدہ وضاحت تھی اور دو چھوٹے لڑکوں کو اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، جبکہ ہم نے ان اثاثوں اور مالی بوجھ کے درمیان فرق کو اشکال کی مدد سے واضح کر دیا ہے۔ تو اگر میں ان کی وضاحت الفاظ میں کروں تو شاید سمجھ میں آ جائے۔ اثاثہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میری جیب میں پیسہ آتا ہے۔ مالی بوجھ یا لائبلٹی اس کے برعکس جیب کو ہلکا کرتا ہے۔ اگر تمہیں امیر بننا ہے تو تمہیں بس اتنا جاننے کی ضرورت ہے، بس زندگی بھر اثاثے خریدو۔ اگر تم غریب رہنا چاہتے ہو، متوسط طبقے میں رہنا ہے، تو پھر تمام زندگی لائبلٹیز، مالی بوجھ خریدتے رہو۔ حقیقی دنیا میں مالی کشمکش کی بڑی وجوہات اس فرق کو نہ جاننے کی بدولت ظہور پذیر ہوئی ہے۔ لفظوں اور عددوں سے عدم واقفیت مالی پریشانی کی وجہ ہے۔ اگر لوگوں کو پریشانی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ اور عادات سے کوئی آگاہی نہیں، کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے۔ امیر اس لیے امیر ہیں کیونکہ ان علاقوں کے بارے میں ان لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے معلوم ہے جو مالی مشکلات میں گرفتار ہیں۔ چنانچہ اگر آپ لوگ امیر بننا چاہتے ہیں اور امیر رہنا چاہتے ہیں تو مالیاتی سوجھ بوجھ تمہارے لیے اشد ضروری ہے اور تمہیں الفاظ اور عادات کا فرق واضح ہونا چاہیے۔ اشکال میں تیر کے نشان سرمایہ کی ترسیل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خالی عادات کافی نہیں، جس طرح فقط الفاظ بے معنی ہوتے ہیں۔ اصل اہمیت تو کہانی کی ہے۔ مالیاتی زبان میں عادات کے بارے میں جاننا کہانی کے پلاٹ کو جاننے کے مترادف ہے، اور کہانی یہ ہے کہ سرمایہ کہاں حرکت پذیر ہے۔ اکثر خاندانوں میں سے 80% میں اقتصادی کہانی یہی ہوتی ہے کہ وہ زندگی بھر سخت محنت کرتے ہیں تاکہ ترقی حاصل کر سکیں۔ وہ پیسہ ضرور بناتے ہیں مگر اثاثے بنانے کی بجائے مالی بوجھ، لائبلٹیز کو بڑھاتے ہیں، اس لیے ان کی پوری زندگی کوشش میں تگ و دو میں گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر نیچے کی شکل میں ایک غریب آدمی یا وہ نوجوان جو ابھی گھر میں بیٹھا ہے، اس کی زندگی کی ترسیل کا خاکہ دیا گیا ہے، اثاثوں کی نقدی کی ترسیل کا نمونہ۔ نیچے دیا ہوا خاکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے صاحب کا ہے۔ یہ تمام اشکال بے شک ضرورت سے زیادہ سادی ہیں، ہر ایک کے اخراجات ہوتے ہیں، اسے لباس، مکان اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ان اشکال کے ذریعے اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ غریب متوسط طبقے کے فرد اور امیر آدمی کی آمدنی اور اخراجات میں کیا فرق ہے، کہ وہ کس طرح کماتے ہیں اور کیسے خرچ کرتے ہیں۔ پیسے کی آمد رفت اصل کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی اس طرح کی ہے جس کو بروئے کار لا کر ایک شخص دولت اور اپنے مالی معاملات سے عہدہ برا ہوتا ہے، اور جب پیسہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اسے کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ میں نے امریکہ کے امیر ترین آدمیوں کی داستان اس لیے بیان کی تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر سکوں کہ اکثر لوگوں کے خیالات میں اس بارے میں جو اشتباہ ہے اسے واضح کر سکوں، اور اشتباہ یہ ہے کہ پیسہ ہر درد کی دوا ہے۔ اس لیے یہ فکرہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ میں انہیں جلد امیر ہونے کا کوئی نسخہ بتا دوں یا انہیں کہاں سے ابتدا کرنی ہے، میں عموماً یہ بات سنتا ہوں، میرے سر پر قرض کا بوجھ ہے اور میں جلد سے جلد پیسہ بنانا چاہتا ہوں۔ مگر زیادہ پیسہ بھی عموماً مسئلے کو حل نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام طور پر دولت ہماری المناک انسانی کمزوریوں کو اور واضح کرتی ہے، اور بہت سے ایسے پہلو جو عام طور پر ہم سے چھپے ہوتے ہیں پوری شدت سے ہم پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے بعض اوقات اچانک کوئی شخص ڈھیر ساری دولت حاصل کرتا ہے، مثلا ترکہ یا وراثت یا ترقی یا لاٹری میں جیت، تو جلد یا بدیر وہ وہی آنے والی جگہ پر آ جاتا ہے یا اس کی حالت پہلے سے بھی ابتر ہو جاتی ہے۔ پیسہ آپ کے ذہن میں موجود کیش فلو یا پیسے کو ٹھکانے لگانے کے طریقہ کار میں تیزی برپا کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ سارا پیسہ خرچ کرنے کا ہے تو زیادہ احتمال ہے کہ اخراجات میں اضافہ کر کے آپ زائد آمدنی اس میں لگا دیں۔ بس مشہور مثال ہے کہ احمق اور دولت دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، جلد ہی دونوں کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔
میں نے متعدد بار کہا ہے کہ سکول میں جا کر ہم اپنی پیشہ ورانہ قابلیت اور عملی استعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ دونوں ہی اپنی جگہ اہم ہیں۔ ہم اپنی پیشہ ورانہ قابلیت کے بل بوتے پر دولت پیدا کرتے ہیں۔ 1960 میں یہ حالت تھی کہ اگر پڑھائی کے دوران کسی طالب علم کا تعلیمی ریکارڈ اچھا ہوتا تو اسی وقت فرض کر لیا جاتا کہ بڑا ہو کر یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا۔ کوئی بھی شخص اس بچے سے نہ پوچھتا کہ آیا اسے خود بھی ڈاکٹر بننا ہے یا نہیں، بس فرض کر لیا جاتا کہ وہ ضرور ڈاکٹر بنے گا اور خوب دولت کمائے گا۔ مگر آج کے ڈاکٹروں کو جس طرح کی مالی مشکلات کا سامنا ہے، وہ اتنا حوصلہ شکن ہے کہ میں اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی یہ توقع نہیں کروں گا کہ وہ ان حالات کا سامنا کریں۔ کاروبار انشورنس کمپنیوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد انہیں ہیلتھ کیئر کے جھنجھٹ اور حکومتی مداخلت اور علاج میں مجرمانہ غفلت کی وجہ سے سینکڑوں مقدمات کا سامنا ہے۔ آج کل کے بچے باسکٹ بال کے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، ٹائیگر ووڈ کی طرح گولفر بننا چاہتے ہیں، کمپیوٹر میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلم ایکٹر بننے کے شائق ہیں، سنگر بننے کا انہیں جنون ہے، بیوٹی کانٹیسٹ یا مقابلہ حسن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا وال سٹریٹ کے تاجر بنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں انہیں شہرت ملتی ہے، دولت بھی اور عزت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بچوں کو سکول میں پڑھائی کی طرف راغب رکھنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل کے نوجوانوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تعلیمی استعداد اب ترقی کا زینہ نہیں بلکہ عامیانہ زندگی کی طرف جانے کا ایک دھندل کا راستہ ہے۔ چونکہ بچے بغیر مالیاتی تربیت کے عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، شروع میں انہیں مالی کامیابیاں مل جاتی ہیں، مگر بعد میں مالی مسئلے اقتصادی دلدل میں یہ پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، آگے بڑھنے سے لیکن قاصر رہتے ہیں۔ چھٹکارے، نجات کی کوئی راہ انہیں نظر نہیں آتی، اور ان کی تعلیم میں جو بیسک کمی رہ گئی تھی وہ اب اپنا رنگ دکھانا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کمی کہ پیسے کو خرچ کیسے کرنا ہے، جب پیسہ ہاتھ میں آ جائے اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں مالیاتی رجحان، یعنی پیسے آنے کے بعد اسے کیسے خرچ کرنا ہے اور لوگوں کی چھینا جھپٹی سے خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اسے کس طرح لمبے عرصے تک اپنے تصرف میں رکھنا ہے اور کیسے اسے اپنے مفاد میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسے کے لیے کیوں اتنی محنت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ انہیں نقدی کی ترسیل یا کیش فلو کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص تعلیمی لحاظ سے اور پیشہ ورانہ طور پر بہت لائق فائق ہو سکتا ہے، مگر اسے مالی جوڑ توڑ کا علم نہیں تو سب بیکار ہے۔ انہیں عام طور پر ضرورت سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ محنت کے بارے میں انہیں علم تھا، مگر پیسے کے بارے میں اس بارے میں انہیں علم نہیں تھا کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ کہانی اس حقیقت کی کہ جب مالیاتی خواب کی تلاش مالیاتی گھنونے سپنے میں ڈھل جاتی ہے۔ محنتی لوگوں کا طرز زندگی کا خاکہ تقریباً ایک سا ہوتا ہے۔ حالیہ شادی، خوشباش، اعلیٰ تعلیم یافتہ جوڑا ایک ہی جگہ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے تنگ کرائے کے فلیٹ میں۔ فوری طور پر انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے رہ کر بچت کر رہے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ فلیٹ چھوٹا ہے۔ پھر وہ خواب دیکھتے ہیں کہ بچت زیادہ کر کے ایک کشادہ ذاتی گھر خرید لیں جہاں ان کے بچے بہتر زندگی گزاریں۔ ان کی آمدنی بھی پھر دگنی ہو گئی۔ اب وہ اپنے کیریئر پر توجہ کرتے ہیں، ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جوں ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے خرچے بھی اسی رفتار سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کے سب سے زیادہ اخراجات ٹیکس واجبات پر اٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انکم ٹیکس ہے، مگر اکثر امریکنوں کے لیے سب سے بڑا ٹیکس سوشل سیکیورٹی اور میڈی کیئر ٹیکس کی مد میں ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں، جو در حقیقت 15% ہے، کیونکہ آجر کو اتنی ہی رقم سوشل سیکیورٹی میں ادا کرنی ہوتی ہے اور وہ رقم ملازم کو دینے کی بجائے حکومت کے خزانے میں جمع کرا دی جاتی ہے۔ اس پر ترا یہ کہ آپ کو اس رقم پر جو آپ کی تنخواہ سے کاٹ کر مالک نے پہلے ہی سوشل سیکیورٹی کی مد میں ادا کر دی ہے، ایک بار پھر انکم ٹیکس آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ رقم تھی جو کبھی بھی آپ کو نہیں ملی بلکہ سیدھی سوشل سیکیورٹی میں گئی تھی۔ پھر اس جوڑے کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایسے مذکورہ نئے شادی کے جوڑے کی طرف ایک بار پھر رجوع کر کے واضح کیا جا سکتا ہے۔ ان کی آمدنی بڑھنے کے نتیجے میں وہ اپنی مرضی کا گھر خریدنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جب وہ اس گھر میں رہائش اختیار کرتے ہیں تو ان پر ایک اور ٹیکس لاگو ہوتا ہے جسے پراپرٹی ٹیکس کہتے ہیں۔ پھر وہ ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا فرنیچر خریدتے ہیں، دوسرا نیا گھریلو سامان خریدتے ہیں، اور پھر اچانک آنکھ کھل جاتی ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی مالی ذمہ داریوں کا کالم رہن اور کریڈٹ کارڈز کے قرضوں سے اٹا پڑا ہے، اور اب ریٹ ریس شروع ہوتی ہے۔ اس دوران ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ محنت کرتے ہیں، مسائل اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ خود کو اسی طرح ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ جب آمدنی زیادہ ہوتی ہے تو انکم ٹیکس کی شرح بڑھ جاتی ہے، اسے بریکٹ کریپ کہتے ہیں۔ ڈاک کے ذریعے ایک کریڈٹ کارڈ وارد ہوتا ہے، وہ اسے استعمال کرتے ہیں، خرچہ کارڈ سے تجاوز کر جاتا ہے۔
एक कर्ज कंपनी उन्हें फोन करके इतला देती है कि उनके बेशकीमत असासे यानी जाती घर की कीमत ज्यादा हो गई है। कंपनी उन्हें बिल कंसोलिडेशन लोन की पेशकश करती है क्योंकि उन्होंने बाकायदगी से अपने पिछले वाजबात अदा किए हुए होते हैं, और उन्हें सलाह देती है कि उनका बेहतरीन लाहेअमल यही होगा, वो क्रेडिट कार्ड के ज्यादा सूद वाले कर्जे को अदा कर दें और उनके घर पर सूद के अलावा टैक्स की कटौती भी बाकी है। वो फौरन इस पेशकश को कबूल करते हैं और हासिल करदा रकम से क्रेडिट कार्ड्स की अदायगी करते हैं। वो सुख का सांस लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स की अदायगी हो जाती है और अब उन्होंने रोजाना अखराजात के कर्ज को अपने घर के रहन में मुलव्वस कर लिया है। उनकी अदायगियों में कमी वाक़ई होती है क्योंकि वो कर्ज की अदायगी की मुद्दत को 30 साल तक बढ़ा लेते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है। हमसाए उन्हें खरीदारी पर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि मेमोरियल डे सेल शुरू हो चुकी है। ये वक्त मगर पैसा बचाने का है। वो खुद से यही कहते हैं, हम खरीदारी नहीं करेंगे, सिर्फ घूम फिर कर आ जाएंगे। बाहर सूरत उन्हें कोई चीज पसंद आई भी तो वो क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे ही। मैं ऐसे शादीशुदा जोड़ों से बार बार मिलता हूं, उनके नाम कोई भी हो, उनकी तकलीफ एक जैसी होती है। वो मेरे लेक्चर्स में शामिल होते हैं, मेरी बातें सुनने आते हैं। वो मुझसे पूछते हैं क्या हम ज्यादा रुपया कमा सकते हैं। अखराजात में पहले इजाफा करके अब वो अपनी आमदनी बढ़ाने का सोच रहे हैं। अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला कि उनकी मुश्किलात की असल वजह यह है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे अखराजात में इजाफा किया है और यही चीज बुराई की जड़ है। इसकी वजह इक्तिसादी जहालत है। उन्हें असासे और बोझ के दरमियान फर्क का अदराक नहीं, उन्हें एसेट और लायबिलिटी के दरमियान फर्क पता नहीं। आमदनी ज्यादा करने से शाज ही मसाइल हल होते हैं, जहानत से मसले हल होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मेरे एक दोस्त का कहना है, अगर तुमको अंदाजा हो जाए कि तुमने एक गड्ढा खोद लिया है तो इसे मजीद खोदना तो बंद करो। जब मैं बच्चा था तो मेरे डैड मुझसे आमतौर पर यही कहते थे कि जापानियों को 3 ताकतों के बारे में आगही थी, तलवार की ताकत, हीरे की ताकत और आईने की ताकत। तलवार की ताकत निशानी है कुव्वत की। अमेरिका ने फौजी ताकत बढ़ाकर अरबों डॉलर खर्च करके दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत होने का एजाज अपने नाम कर लिया। हीरा दौलत की अक्कासी करता है और इसमें कुछ सच्चाई है। सुनहरी असूल को याद रखो कि जिसके पास दौलत होती है वही कानून वज़ा करता है। आईना जाती इल्म की ताकत का मजहर है, खुदबीनी और खुद शनासी। जापानी कहावत के मुताबिक सबसे अहम ताकत यही ताकत है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग आमतौर पर पैसे की कुव्वत को खुद पर तारी कर लेते हैं। सुबह सवेरे उठकर सख्त मेहनत की वजह से वो खुद से ये सवाल भी नहीं कर पाते कि जो कुछ वो कर रहे हैं क्या इसका कोई सर पैर भी है। बसा औकात अपने अंदर के शऊर को नजरअंदाज करते हुए वो दूसरों की देखा देखी काम करते हैं और अपने अंदर की आवाज को दबाते हुए वो भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं। गौर व खौज के बगैर वो अंधी तकलीद करते हैं। मुतअद्दिद बार वो बगैर सोचे समझे वही चीजें दोहराते हैं जो और लोग उनके कानों में डालते हैं। ऐसे ख्यालात जैसे एक्सपेंशन, तुम्हारा घर तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा अपना घर तुम्हारी सबसे बड़ी सरमायाकारी है, या अगर तुम ज्यादा कर्ज लोगे तो तुम्हें ज्यादा छूट मिलेगी, या कोई पक्की नौकरी ढूंढो, या गलतियां ना करो, या रिस्क ना लो, वगैरह वगैरह वगैरह। बाज लोगों के नजदीक मजमे के सामने तकरीर करना मौत के खौफ से ज्यादा डरावना है। माहिरीन नफ्सियात के नजदीक अवाम के सामने अपने ख्यालात के इजहार का खौफ माशरे से कता ताल्लुक होने, मुनफरिद होने, नुक्ता चीनी, जगहसाई और तन्हा रह जाने की खौफ की वजह से है। सिर्फ इस डर से कि वो लोगों से अनोखे ना दिखाई दें, वो अपने मसाइल के लिए नई सोच से कतराते हैं। इसलिए मेरे बाप ने कहा था कि जापानी लोग आईने की कुव्वत को खास अहमियत देते हैं क्योंकि इसमें देखकर ही हमें सच्चाई दिखाई देती है। और ज्यादातर लोग जब ये कहते हैं कि रिस्क ना लो, खतरा मोल ना लो, तो उसकी वजह हमारे अंदर का खौफ होता है और इस खौफ के खेल का ताल्लुकात, कैरियर और दौलत हर जगह पर असर पड़ता है। यही खौफ है जिसकी बदौलत लोग पुरानी राहें अपनाते हैं और कभी भी तहकीकी नजरों से इन मुरव्वजा तौर तरीकों या मकबूल रुझानात का मुवाजना नहीं करते। तुम्हारा अपना घर सबसे बड़ी सरमायाकारी है, या तरक्की करते करते तुम नायब सदर बन जाओगे, या बचत करो, जब मेरी तनख्वाह में इजाफा होगा तो मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा घर खरीदूंगा। म्यूचुअल फंड्स बचत की अच्छी शक्लें हैं। बहुत से इक्तिसादी मसाइल उस वक्त जन्म लेते हैं जब हम दूसरों की अंधाधुंध तकलीद करते हैं। जरूरी है कि कभी हम खुद को आईने में देखें और अपने अंदर की सच्चाई को ढूंढें, बजाय इससे कि हम हमेशा डरते रहें। मेरी और माइक की उम्र जब 16 साल हुई तो स्कूल में हमें बड़े मसले पेश आए। हम बुरे या शरारती लड़के नहीं थे, मगर गैर महसूस अंदाज में हम अपने हम जमातों से अलग होते गए। हम माइक के डैड के लिए रोजाना स्कूल के वक्त के बाद हर हफ्ते काम करते।
ہم اکثر کام کے بعد گھنٹوں مائک کے ڈیڈ کے پاس اس کے دفتر میں بیٹھے رہتے، جبکہ وہ اپنے بینکرز، وکیلوں، حساب دانوں، سٹے بازوں، سرمایہ کاروں، منتظمین اور ملازمین سے ملاقاتیں کرتا رہتا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 13 سال کی عمر میں سکول کو چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ لیڈ کر رہا تھا، رہنمائی کر رہا تھا، احکام دے رہا تھا، مشورے دے رہا تھا، اور پڑھے لکھے لوگوں پر جرح کر رہا تھا، اور وہ پڑھے لکھے لوگ دم ہلاتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتے تھے، اور جب وہ ان سے ناراض ہوتا تو وہ سہم جاتے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے فرسودہ روایات کا غلام بننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی سوچ کے تحت کیا، اور اسے ان الفاظ سے نفرت تھی: ہمیں ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ دوسرے یہی کر رہے ہیں۔ اسے نہ سے چڑ تھی۔ اگر آپ اس کو کسی کام پر راضی کرنا چاہتے تو صرف یہ کہنا کافی تھا: میرا خیال نہیں تم یہ کام کر سکو۔ ہم نے اس کے دفتر میں بیٹھ کر ملاقاتوں کے دوران اتنا کچھ سیکھا جو سکول کی پڑھائی سے بہت زیادہ تھا۔ مائک کے باپ نے سکول سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، پھر بھی وہ معاشی طور پر تعلیم یافتہ تھا اور کامیاب بھی۔ وہ بار بار ہم سے کہا کرتا: ایک ذہین آدمی زیادہ سے زیادہ ذہین لوگوں کو ملازم رکھتا ہے۔ چنانچہ مجھے اور مائک کو گھنٹوں ذہین لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی، اور اس سے ہم نے استفادہ کیا، لیکن اسی وجہ سے ہم دونوں اس مقبول عام راستے کو اختیار نہ کر پائے جو ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا تھا، اور اس سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ جب کبھی استاد یہ کہتا: اگر تم نے اچھے گریڈ حاصل نہ کیے تو حقیقی دنیا میں تم ناکام ہو جاؤ گے، یہ سن کر مجھے اور مائک کو تعجب ہوتا۔ جب ہمیں اصولوں کی پیروی کی تلقین کی جاتی اور مروجہ طریقوں پر چلنے کا کہا جاتا تو ہمیں احساس ہوتا کہ تعلیمی نظام کس طرح تحقیق اور تخلیق کی حوصلہ شکنی کرتا تھا۔ ہم کو پتہ چلتا گیا کہ ہمارے امیر ڈیڈ کا کہنا صحیح تھا کہ مروجہ تعلیمی نظام اچھے ملازم تو پیدا کرتا تھا، اچھے مالک نہیں۔ بعض اوقات میں اور مائک اپنے استاد سے پوچھ بیٹھتے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں عملی طور پر اس کا کیا فائدہ ہمیں ملے گا، اور یہ کہ یہ ہمیں دولت کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے، اور یہ کہ کیسے دولت سے کام لیا جاتا ہے۔ اس سوال کو سن کر اکثر ہمیں یہ کہا جاتا کہ دولت کی کوئی وقت نہیں، اگر ہم نے تعلیمی میدان میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے تو دولت خود بخود آ جائے گی۔ جوں جوں دولت کی معلومات کے بارے میں ہمارا علم بڑھتا گیا، ہم استادوں اور ہم جماعتوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ میرا اعلیٰ تعلیم یافتہ باپ کبھی مجھ پر تعلیم میں اچھے گریڈ لینے پر زور نہ ڈالتا۔ اکثر اوقات میں اس پر حیران ہوتا، مگر پیسے کے بارے میں اکثر بحث چھڑ جاتی۔ 16 سال کی عمر تک مجھے اپنے والدین کے مقابلے میں معاملات کا زیادہ علم تھا۔ میں بک کیپنگ جانتا تھا، ٹیکس اکاؤنٹنٹس کی باتیں سنتا، اور کارپوریٹ اٹارنیز، بینکرز، اسٹیٹ بروکرز اور سرمایہ کاروں سے میرا اکثر واسطہ پڑتا۔ ایک دن میرا ڈیڈ مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارا گھر ہمارا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ کیوں تھا، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ ہمارا گھر ہمارا سب سے بڑا اثاثہ کیوں نہیں ہے تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ آگے آنے والے ڈایاگرام میں نے اپنے امیر ڈیڈ اور حقیقی والد کے اپنے گھر کے بارے میں خیالات کے تضاد کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک باپ کا خیال تھا کہ اپنا گھر اثاثہ ہے، دوسرا اسے مالی بوجھ، لائبلٹی خیال کرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس شکل کی مدد سے اپنے ڈیڈ کی آمدن کے جمع خرچ کے حساب کو میں نے واضح کیا، اور انہیں بتایا کہ سرمایہ کیسے ہاتھوں سے نکلتا ہے، اور میں نے اسے یہ بھی سمجھایا کہ مکان کی بدولت کون سے اخراجات ہیں جو ہم پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر بڑا ہوگا تو خرچ بھی بڑا ہوگا، اور اخراجات کی مد میں سرمایہ دن بدن ہاتھوں سے نکلتا جائے گا۔ آج بھی جب میں یہ کہتا ہوں کہ مکان اثاثہ نہیں مالی بوجھ ہے، ایسٹ نہیں لائبلٹی ہے، تو لوگ میری اس بات کو چیلنج کرتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تقریباً لوگوں کی نظر میں ان کا اپنا مکان ایک خواب کی تعبیر اور ان کا بہترین اثاثہ ہے، اور نہ ہونے کی نسبت اپنا گھر ہونا بہتر ہے۔ میں اس مقبول عام نظریے کا صرف ایک متبادل پیش کر رہا ہوں۔ اگر مجھے اور میری بیوی کو بڑا گھر خریدنا ہو جو زیادہ شاندار ہو، اس خیال کے تحت کہ یہ اثاثہ ہوگا، تو یہ ایک غلط خیال ہے۔ یہ ایک اثاثہ نہیں ہوگا بلکہ ایک مالی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ اسے خریدنے کے لیے پیسہ ہماری جیب سے جائے گا۔ میں یہ دلیل پیش کرتا ہوں، اور مجھے توقع نہیں کہ زیادہ تر لوگ میرے اس خیال سے اتفاق کریں گے، کیونکہ ایک بڑا اور خوبصورت گھر بہرحال ایک جذباتی ضرورت ہے، مگر جب پیسے کا معاملہ ہو تو جذبات کی بلندی مالیاتی ذہانت کو پست کر دیتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ پیسہ ہر فیصلے اور ہر صورت کو آخر کار جذباتی رنگ دے دیتا ہے۔ نمبر 1، جب گھروں کا معاملہ ہو تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اکثر لوگ زندگی بھر اس مکان کی قسطیں ادا کرتے ہیں جو ان کا اپنا نہیں ہوتا۔ دوسرے معنوں میں زیادہ تر لوگ چند سالوں بعد ایک نیا مکان خرید لیتے ہیں اور ہر دفعہ ایک 30 سالہ قرض لیتے ہیں تاکہ پچھلا قرض چکا سکیں۔ 2، اگرچہ رہن کے پیسے پر ٹیکس نہیں لگتا، مگر اضافی اخراجات پر تو ٹیکس عائد ہوتا ہی ہے جو انہیں اپنی معینہ آمدنی میں سے ادا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس رہن سہن کی ادائیگی سے چھٹکارا بھی پا لیں تب بھی باقی کے اخراجات تو اپنی جگہ موجود رہیں گے۔
3. प्रॉपर्टी टैक्स. मेरी बीवी के वालिदैन हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि उनके प्रॉपर्टी टैक्स की शरह $1000 माहाना से तजावुज़ कर गई है, और ये उनकी रिटायरमेंट के बाद हुआ. इससे उनकी पेंशन पर दबाव आया, उन्हें ये मकान छोड़ना पड़ा. नंबर 4. घरों की कीमत हमेशा ही ज़्यादा नहीं होती. मुझे आज भी चंद दोस्तों के बारे में इल्म है जिनके मकान $1 मिलियन की मालियत के हैं. हाँ, मगर मार्केट में $70,000 से ज़्यादा के नहीं हैं. ज़्यादातर नुकसानात मौका से फ़ायदा ना उठाने के सबब होते हैं. अगर तुम्हारा पैसा मकान की खरीदारी पर खर्च हो चुका है तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अखराजात के कॉलम से पैसा रोज़ बरोज़ कम हो रहा है और असासे के कॉलम में ज़्यादती नहीं होती. ये एक मिडिल क्लास ख़ानदान की मिसाली कैश फ्लो या आमदनी की तरसील है. अगरचे एक नौजवान जोड़ा शुरू ही में अपने असासे के कॉलम में ज़्यादा रकम डालेगा तो उनके आखिरी साल निस्बतन बेहतर होंगे, ख़ासतौर पर जब वो बच्चों को कॉलेज भेजेंगे. उनके असासे के कॉलम भरे हुए होंगे और इजाफी अखराजात से वो बखूबी निमट लेंगे. अक्सर औकात घरों को कर्ज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि बढ़ते हुए अखराजात पर काबू पाया जा सके. मुख्तसरन ये कि इब्तदा ही से ऐसा मकान खरीदने का फैसला जो बहुत कीमती हो और मकसद उसका सरमायाकारी हो, सरमायाकारी पर 3 दर्जे तरीकों से असरअंदाज होता है. वक्त का ज़ियां, जबकि इस दौरान दूसरे असासे कीमतों में बढ़ जाते हैं. नंबर 2. इजाफी सरमाए की बंदिश, जिसे घर की देखभाल पर इस्तेमाल करने की बजाय किसी और जगह लगाया जा सकता था. नंबर 3. तालीम का ज़ियां. आम तौर पर लोग घर को बचत और रिटायरमेंट के मंसूबे में शामिल करते हैं क्योंकि वो उसे असासे के कॉलम में दर्ज करते हैं. अब उनके पास सरमायाकारी के लिए पैसा नहीं होता, वो इस झंझट में पड़ते ही नहीं. इस तरह उनकी सरमायाकारी का तजर्बा घट जाता है. बहुत से, जैसा कि सरमायाकारी की दुनिया उन्हें नाम देती है, पोश सरमायाकार बन जाते हैं और बेहतरीन सरमायाकारियां पहले उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें खरीद कर दूसरों को बेच देते हैं और इस तरह खतरा मोल नहीं लेते. मैं ये नहीं कहता कि घर मत खरीदो, मैं ये कहता हूं कि जब मुझे बड़े घर की ज़रूरत हो तो उसे खरीदने से पहले मैं उस इजाफी पैसे से असासे खरीदूं और बेचकर बड़ा घर ले लूं. मेरे हकीकी डैड की ज़ाती मालियाती रिपोर्ट रैट रेस में शामिल किसी भी शख्स की बेहतरीन मिसाल है. उसके अखराजात आमदनी से हमेशा 2 हाथ आगे होते हैं और वो असासे खरीदने की सकत नहीं रखता. इसका नतीजा ये निकलता है कि उसका माली बोझ उसकी आमदनी से बढ़ जाता है. मंदरजा झैल शक्ल इसकी बेहतरीन अक्कासी करती है. मेरे अमीर बाप की ज़ाती मालियाती रिपोर्ट इसके बरक्स इस बात की अक्कास है कि उसने तमाम जिंदगी असासों को बढ़ाया और माली बोझ कम रखा. इस रिपोर्ट को देखकर बखूबी अंदाज़ा होता है कि अमीर अमीर तर कैसे होते हैं. असासे का कॉलम ज़रूरत से ज़्यादा रुपया पैदा करता है जिससे अखराजात अहसन तरीके से पूरे होते हैं और जो बचता है उसे एक बार फिर असासों में लगाया जाता है. असासे का कॉलम बढ़ता है और इसके साथ ही आमदनी में इजाफा भी होता है. मिडिल क्लास हर वक्त माली मुश्किलात का शिकार रहती है. उनकी आमदनी का बड़ा जरिया तनख्वाह या मजदूरी होती है और जो जो मजदूरी बढ़ती है उनकी तनख्वाह में इजाफा होता है, उनके अखराजात में भी उसी हिसाब से इजाफा हो जाता है. चुनाचे बढ़ती हुई आमदनी के मतवाजी बढ़ता हुआ खर्च उन्हें रैट रेस में शामिल करा देता है. ये लोग अपने घर को अपनी बुनियादी सरमायादारी समझते हैं बजाय इसके कि वो उस पैसे को आमदनी पैदा करने वाले असासों में लगाते. अपने घर को सरमाया करार देने का तसव्वुर या ये सोच कर के तनख्वाह में इजाफे की सूरत में तुम एक बड़ा घर खरीद सकते हो या अपने अखराजात में इजाफा कर सकते हो, कर्जादारों की तादाद में बढ़ावे की बुनियाद है. अखराजात में इजाफे की वजह से ख़ानदान कर्जे की लानत में जकड़ा जाता है और उसकी मालियाती बेयकीनी और बढ़ जाती है. बावजूद इसके कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो और बाकायदगी से वो तरक्की की राह पर गामजन भी हों, कमज़ोर मालियाती तालीम की वजह से ये एक पुरखतर तर्ज ज़िंदगी है. 1990 में बेरोज़गारों की तादाद में इजाफा हुआ, कारोबार सिमटे, कंपनियों के पेंशन के तरीके बदल गए, सोशल सिक्योरिटी भी मुश्किल से दो चार हुई और रिटायरमेंट के बाद इस तबके का सहारा भी कमज़ोर सा ही रह गया. मुतवस्सित तबका तशवीश में मुब्तला है. मगर इसका एक रोशन पहलू भी है और वो ये कि बहुत से लोग ऐन मौके पर खतरे से आगाह हो गए और उन्होंने म्यूचुअल फंड्स खरीदने शुरू कर दिए. म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के बायस स्टॉक मार्केट की हालत बेहतर हुई. मुतवस्सित तबके की ज़रूरत का एहसास करते हुए नए नए कई किस्म के म्यूचुअल फंड्स मुतारफ़ कराए जा रहे हैं. म्यूचुअल फंड्स इसलिए मकबूल हैं कि उनमें सरमायाकारी से हमारा रुपया महफूज रहता है. वो आम लोग जो म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी करते हैं वो टैक्स और रहन की किस्तें अदा करने के लिए दिन रात काम करते हैं. उन्होंने बच्चों की कॉलेज फीस अदा करने के लिए बचत भी करनी होती है और क्रेडिट कार्ड्स के वाजबात भी पे करने होते हैं. उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि सरमायाकारी की जानकारी लें और पैसा लगाने से मुताल्लिक पहले हर पहलू पर गौर करें.
होता यह है कि वो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर पर भरोसा करके सरमायाकारी कर लेते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी की बहुत सी किस्में हैं। पैसा लगाने वालों को ये यकीन होता है कि उनका पैसा महफूज हाथों में है, क्योंकि उन्होंने इसे मुंतशिर कर दिया है। पढ़े लिखे और मुतवस्सित तबके के लोग पैसे को फैलाने के कुलिये को मद्देनजर रखते हुए म्यूचुअल फंड के एजेंटों और माली मनसूबा साजों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ये समझते हैं कि सरमायाकारी महफूज है और इसमें कोई कमी बेशी की तवक्को नहीं। अपना पैसा बगैर सोचे समझे इन मनसूबों में लगा देते हैं। इब्तदाई मालियाती तालीम की कमी ही वो अफसोसनाक हकीकत है जिससे सबसे बड़ा खतरा है। मोहताज सरमायाकारी की वजह यह है कि इनसे लोगों के हालात आमतौर पर अच्छे नहीं होते और माली पेचीदगियां उनको घेरे रखती हैं। इनकी आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन नहीं होता, बोझ और जिम्मेदारियां इनके सरों पर मुसल्लत रहती हैं और असासे भी नहीं होते कि आमदनी की कोई इजाफी सूरत पैदा हो। आम हालात में उनकी आमदनी का बड़ा जरिया तनख्वाह होती है। उनकी ज़िंदगी और अखराजात का दारो मदार कुल्ली तौर पर उनके मालिक के हाथ में होता है। चुनांचे जब असली मुनाफा बख्श सौदे उनके सामने आते हैं तो वो उनसे फ़ायदा उठाने से कासिर रहते हैं। वो सख्त मेहनत करते हैं, उन पर कर्जाजात का बोझ और टैक्सों का बोझ होता है, इसलिए अपनी कमाई को खतरात से महफूज रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप असासा और माली बोझ के दरमियान फ़र्क का पता लगाएं। एक दफ़ा जब ये फ़र्क वाज़ेह हो जाता है तो ख़ुद को आमदनी पैदा करने वाले असासों की ख़रीदारी तक महदूद कर दें। अमीर बनने के लिए सबसे बेहतरीन इब्तदा है, ऐसा करते रहें और बतदरीज आपके असासों वाला कॉलम भरता जाएगा। अखराजात कम करें, माली बोझ खरीदने से गुरेज करें, इससे जो आपको बचत होगी उससे मजीद असासे हासिल करें। जल्द ही आपका असासों वाला कॉलम इतना भर जाएगा कि आप दूसरी फ़ायदा बख्श सरमायाकारी की तरफ रुजू करेंगे। ऐसी सरमायाकारी जिससे आपको 100% से लेकर लामहदूद मुनाफा मुयस्सर आएगा। हो सकता है कि $5000 लगाकर आप $1 मिलियन से भी ज़्यादा बना लें। यही वो सरमायाकारी है जिसे मुतवस्सित तबके के लोग खतरनाक समझते हैं। सरमायाकारी ज़रा रसान नहीं होती, ये सोच असल में मालियाती जहानत की कमी की वजह से पैदा होती है। अगर आप भेड़ की चाल चलकर वही कुछ करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं तो फिर सूरत हाल कुछ ऐसी होगी। एक मुलाजमत पेशा फर्द जिसका अपना घर है, उसका काम कुछ ऐसे होता है। नंबर 1, दूसरों के लिए काम। आमतौर पर जो लोग तनख्वाह के लिए काम करते हैं वो अपने मालिक या शराकतदार को मजीद अमीर बनाते हैं। आपकी कोशिश आपकी कामयाबी पर मालिक की कामयाबी और उसकी रिटायरमेंट का दारोमदार होता है। हुकूमत के लिए काम। इससे पहले कि आप अपनी तनख्वाह के चेक पर नज़र डालें, हुकूमत अपना हिस्सा निकाल चुकी होती है और ज़्यादा मेहनत करके आप हुकूमत के इस हिस्से में इजाफा करते हैं। अक्सर लोग जनवरी से मई तक काम करके सिर्फ हुकूमत के वाजिबात अदा करते हैं। 3, बैंक के लिए काम। टैक्स निकालने के बाद दूसरा बड़ा खर्च रहन की किस्त और क्रेडिट कार्ड पर लिए गए कर्ज की नज़र हो जाता है। सख्त मेहनत का नतीजा ये निकलता है कि आपकी तमाम कोशिशें इस तरह महदूद हो जाती हैं और आप अपने और अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए सोचने से महरूम रह जाते हैं। जब एक दफ़ा आप अपने काम से काम रखने का फ़ैसला कर लें तो फिर तरजीहात का तयन कैसे होगा। ज़्यादातर लोग अपने पेशे को बहाल रखते हैं, उनका दारोमदार उस कमाई से ख़रीदे गए असासाजात पर होता है। जूं जूं उनके सासे बढ़ते हैं, वो अपनी कामयाबी का अंदाज़ा कैसे करें? कौन कब महसूस करे कि अब वो अमीर बन चुका है या उसके पास दौलत है? असासों और माली जिम्मेदारियों की अपनी वजाहत के बाद दौलत के बारे में भी मेरे अपने ख्यालात हैं और मैं इसकी तारीफ ऐसे करता हूँ। दरअसल मैंने ये ख्याल एक शख्स बुकमिनिस्टर फिलर से मिस्तार लिया है। कुछ उसे फराडिया कहते हैं और कुछ उसे अपने दौर का ज़हीन तरीन शख्स करार देते हैं। चंद साल पहले उसने तमाम तामीराती माहिरीन को बरताए हैरत में डाल दिया। उसने 1961 में जियोडेस्क डोम की साख्त के लिए पेटेंट की दरख्वास्त दी, मगर दर हकीकत फिलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा है। शुरू में मुझे भी कुछ पल लेना पड़ता, मगर कुछ देर के मुताले के बाद बात समझ आना शुरू हो गई। दौलत का मतलब किसी इंसान की इस्तादाद है कि वो आने वाले वक्तों में कितने दिन गुजार सकता है, और आज अगर मैं काम बंद कर दूं तो कितने दिनों तक गुजार पाऊंगा। आपके असासों और माली बोझ के दरमियान फ़र्क, जिसे आमतौर पर किसी भी शख्स के महंगे काठ का बाड़ और उनकी कीमतों के बारे में आम राय से कतई नज़र एक बिल्कुल हकीकी और सही अंदाज़ा इस वजाहत से मुमकिन है। मैं अब अंदाज़ा कर सकता था और जान सकता था कि मालियाती खुद मुख्तारी के अपने इस मंसूबे के कौन से मरहले पर मैं खड़ा था। आमतौर पर नेटवर्थ मजमूई माली हैसियत में गैर मुनाफा बख्श असासे भी शामिल होते हैं, जैसे वो चीज़ें जो आपने कभी खरीदी और अब गैराज की जीनत बनी पड़ी हैं। दौलत का मतलब होता है कि तुम्हारा पैसा कितना पैसा बना रहा है और इस पर तुम्हारी मालियाती बका का इन्हिसार है। दौलत का मतलब है तुम्हारे असासे के कॉलम में कैश फ्लो, रुपए की तरसील, अखराजात के कॉलम के मुकाबले में कितनी मुतहर्रिक है। चलें एक मिसाल लेते हैं। मेरे असासों के कॉलम में हर माह $1000 की तरसील होती है और मेरे माहाना अखराजात $2000 माहाना हैं, तो मेरी दौलत कितनी है? बुकमिनिस्टर की तारीफ के मुताबिक मैं आगे कितने दिन गुजारा कर सकता हूँ? और ये फ़र्ज़ करते हैं कि महीने में 30 दिन है, तो इस तारीफ के मुताबिक मेरे पास 15 दिनों के लिए रुपए की तरसील मौजूद है। जब ये कैश फ्लो $1000 माहाना से बढ़कर $2000 माहाना हो जाएगा तो फिर 1 माह तक मैं गुजारा कर सकूंगा।
चुनाचे मैं अभी दौलतमंद नहीं हुआ, अमीर ज़रूर हूँ। अब मेरे असासों से इतनी आमदनी हो जाती है कि मेरे माहाना अखराजात बखूबी पूरे हो जाते हैं। अगर मुझे अखराजात बढ़ाने हैं तो मुझे अपने असासों पर कैश फ्लो को बढ़ाना होगा ताकि दौलत का एक मयार कायम रह सके। इस बात का ख्याल रहे कि यही वक्त है जब माहाना तनख्वाह पर मेरा इन्हिसार ख़त्म हो गया। मैंने कोशिश करके इतने असासे पैदा कर लिए कि माली तौर पर खुद मुख्तार हो गया। अगर मैं आज नौकरी छोड़ दूँ तो फिर भी असासों पर होने वाली आमदनी से माहाना अखराजात पूरे कर सकता हूँ। मेरा दूसरा मकसद होना चाहिए कि असासों पर होने वाली आमदनी से बचत करके उसे भी असासों के कॉलम में डलवाऊं। इस तरह दिन ब दिन मेरे असासों में इजाफा होगा। जितना असासों में इजाफा होगा उतना ही मेरा कैश फ्लो बढ़ेगा, और जब तक मेरे अखराजात असासों पर होने वाली आमदनी से कम रहेंगे मैं दिन ब दिन अमीर होता जाऊंगा, और सख्त मेहनत के अलावा मुझे दूसरे जराए से भी आमदनी मिलती रहेगी। और इस तरह सरमायाकारी का ये पहिया जब चलता रहेगा तो मैं दौलतमंद बनने की राह पर चल पड़ा हूँ। अमीर असासे खरीदते हैं, गरीबों के अखराजात होते हैं, और मुतवस्सित तबके के लोग माली बोझ खरीदते हैं और समझते हैं कि असासे हासिल कर रहे हैं। तो मैं अपने काम से काम कैसे रखूं?